हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश अकेडमी से आशीष। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं करप्शन। ये पेपर 4 एथिक्स का पार्ट है। काफ़ी पूरी एक यूनिट है, काफ़ी सारे इसमें पार्ट्स हैं और एक क्वेश्चन इसका पेपर 4 में आना निश्चित है। प्लस इसमें बहुत सारी एजेंसीज़ के बारे में भी दिया है जो करप्शन के साथ डील करती हैं, करप्शन के अगेंस्ट डील करती हैं, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। करप्शन करप्शन बहुत ही जेनरिक वर्ड है। आमतौर पे हम लोग हमेशा बात करते हैं भ्रष्टाचार की, लेकिन आज इस भ्रष्टाचार को हम लोग स्टडी करने वाले हैं। हम जानने वाले हैं इसके कॉजेज़ क्या हैं, इसके टाइप्स क्या हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है, गवर्नमेंट ने क्या किया करप्शन को रोकने के लिए। तो शुरू करते हैं। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी सेड आउट ऑफ एवरी रुपी अलॉटेड फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ओनली 15 पैसा एक्चुअली रीच द टारगेट। अगर केंद्र से 1 रुपये आता है तो नीचे तक सिर्फ 15 पैसे ही पहुँचता है, तो बाकी 85 पैसा कहाँ खर्च हो जाता है। जनता तक सिर्फ 15 पैसा पहुँचा, तो बाकी का 85%, इट मीन्स द रेस्ट ऑफ द अमाउंट विच वॉज मेंट फॉर पब्लिक वेलफेयर इज गोइंग इन टू द कॉफर्स ऑफ पब्लिक ऑफिशियल्स। बाकी का 85 पैसा जो है पब्लिक ऑफिसर्स के तहखानों में बंद है। सो दिस इज़ करप्शन। द वर्ड करप्शन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ब करप्टस, दैट इज़ टू ब्रेक। In layman term, corruption is defined as malpractices done by an interested authority for private gains। यदि आप किसी सार्वजनिक पद पर बैठे हुए हो और उस पद का आप दुरुपयोग प्राइवेट गेंस के लिए कर रहे हो, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कर रहे हो, इट मीन्स आप करप्शन कर रहे हो। सिंपल बात। तो यही है करप्शन। फॉर्म्स ऑफ करप्शन। करप्शन के क्या क्या प्रकार होते हैं। पहला है ब्राइबरी, एन एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स इन एक्सचेंज ऑफ एन एक्ट ऑफ करप्शन। यदि भ्रष्टाचार करने के लिए आपको कुछ इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, चाहे वो पैसों में मिले या काइंड में मिले, इट इन्वॉल्व्स पेमेंट इन मनी और काइंड, वही चाहे पैसों में मिले या किसी तरीके के सेवाओं के माध्यम से मिले। कोई भ्रष्ट काम करने के लिए यदि आपको पैसा मिल रहा है, वो ब्राइबरी है। ब्राइब इज़ एक्चुअली गिवन टू स्पीड अप द एक्टिविटी विच इज़ परफेक्ट एंड लीगल। वो एक्टिविटी जो पूरी तरीके से न्याय संवत है, बस उनको थोड़ा स्पीड देने के लिए कि भाई जल्दी काम हो जाए, उसके लिए जनरली ब्राइब यूज़ की जाती है। तो ब्राइब को ग्रीस मनी भी कहते हैं, ग्रीस, ताकि सिस्टम स्मूथली तेज़ी से काम करे। दूसरा है एम्बेजलमेंट, इट मीन्स मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ पब्लिक फंड्स फॉर पर्सनल यूज़। पब्लिक फंड का मिस एप्रोप्रिएशन यानी पब्लिक फंड्स में कुछ झोल झाल। फॉर एग्जाम्पल पॉन्जी स्कीम। पॉन्जी स्कीम क्या है? व्हेन एन एम्बेजलर एंटाइस इन्वेस्टर फॉर हाई रिटर्न्स एंड इंस्टेंट यूजेस द अमाउंट फॉर पर्सनल गेन एंड एनरिचमेंट। पॉन्जी स्कीम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो एक IMA ज्वेल्स 2019 में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे अपनी पॉन्जी स्कीम के लिए। पॉन्जी स्कीम में होता क्या है कि एक जो पॉन्जी स्कीम जो चला रहा है वो इन्वेस्टर को लुभाता है कि भाई हम आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देंगे, 15%, 20%, 22% रिटर्न देंगे, आप पैसा हमें जमा कीजिए, 1 साल में आपको इतना बढ़ा हुआ पैसा मिलेगा। जब बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, जब लोग उसकी चंगुल में फंस जाते हैं, तो पैसा लेकर भाग जाता है या पैसे अपने ऊपर खर्च कर लेता है। इसको दूसरी तरीके से अगर दूसरा एग्जांपल दे के समझाऊँ तो फॉर एग्जांपल मैं एक सरपंच हूँ किसी गांव का। अब मैंने क्या किया कि मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए। फॉर एग्जांपल पैसे इकट्ठे कर लिए कि भाई मैं 1 लाख टॉयलेट्स बनवाऊँगा गांव में, 1000 टॉयलेट्स बनाऊँगा। फॉर एग्जांपल मैंने 100 टॉयलेट ही बनाए और बिल्स इन्फ्लेट करा लिए कि भाई इतना, मुझे जितना पैसा इकट्ठा हुआ उससे 100 टॉयलेट ही बन पाए, बाकी जो पैसा बचा उससे मैंने अपना घर रेनोवेट कर लिया। तो मैंने क्या किया, पब्लिक फंड को इकट्ठा किया और खुद पे ही लगा लिया। तो इसको कहते हैं एम्बेजलमेंट। अब तीसरा है किकबैक्स। इट इज़ नेगोशिएटेड ब्राइबरी इन विच कमीशन इज़ पेड इन रिटर्न ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड। इसको समझने का एक तरीका ये है कि भाई मैं आपका फ़ायदा करवाऊँ, आप मेरा फ़ायदा करवाइए। इट इज़ नेगोशिएटेड ब्राइबरी, दोनों भ्रष्टाचार दोनों तरफ से हो रहा है और दोनों का परस्पर फ़ायदा हो रहा है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल अ गवर्नमेंट ऑफिस अप्रूव्स एन इनवॉइस फॉर गुड्स नोइंग दैट बिल इज़ इन्फ्लेटेड, द सेलर ऑफ गुड माइट देन पे द ऑफिशियल पार्ट ऑफ डिफरेंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ, ठीक है। मैंने अपने स्कूल में 100
100 एसी लगवा दिए या 1000 कूलर लगवा दिए, जो भी एग्ज़ाम्पल है, अपने कॉलेज में 1000 कूलर लगवा दिए मैंने। अब मैं किसी कंपनी से कूलर परचेज़ करूँगा किसी दुकान से, तो मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 70 लाख के कूलर ख़रीदे। मैंने दुकानदार से बोला कि भैया बिल में थोड़ा झोल झाल करो, 70 लाख की जगह बिल बनाओ 1 करोड़ का। अब उस दुकानदार ने मुझे बेचे तो 70 लाख के कूलर, लेकिन उसका फ़ायदा कितने का हुआ? 30 लाख का फ़ायदा हुआ, क्योंकि मैं 1 करोड़ में ख़रीद रहा हूँ। तो वो 15 लाख खुद रख लेगा, 15 लाख मुझे दे देगा। तो अब इससे दोनों का फ़ायदा हुआ। यही है किकबैक। नेगोशिएटेड ब्राइबरी है जिसमें मुझे कमीशन भी मिल रहा है, इन विच कमीशन इज़ पेड इन रिटर्न ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड। भाई मुझे कमीशन मिल गया, मैंने दुकानदार का फ़ायदा कराया 15 लाख का, और 15 लाख का खुद का फ़ायदा कर लिया। ये है किकबैक। फिर उसके बाद आगे चलते हैं फ्रॉड। फ्रॉड भी एक जेनरिक वर्ड है, बट अगर आप पब्लिक ऑफिस के संदर्भ में फ्रॉड बोलेंगे तो मैनिपुलेशन और डिस्टॉर्शन ऑफ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन बाय अ पब्लिक ऑफिसर विथ एन इंटेंशन टू सीक प्रॉफिट। अगर मैं कुछ, क्योंकि मैं पब्लिक ऑफिस में हूँ, इंसाइडर हूँ, अगर कुछ मैं हेर फेर करता हूँ, थोड़ा सा मिस अप्रोप्रिएट करता हूँ, मैनिपुलेट करता हूँ, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करता हूँ और उससे कुछ लाभ कमा लेता हूँ, व्यक्तिगत लाभ, तो ये फ्रॉड है। इसका एकदम सिंपल सा एग्जांपल है कि भाई ऑब्टेनिंग अ ड्राइवर्स लाइसेंस इवन विथ डर्थ ऑफ डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास उतने डॉक्यूमेंट नहीं है, या उतना मैं वो सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर रहा हूँ कि मुझे ड्राइविंग लाइसेंस मिल सके, लेकिन मैंने थोड़ा सा ब्राइब किया जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने मेरे कागज़ों में या कागजातों में कुछ थोड़ा सा मैनिपुलेट किया और मुझे ड्राइवर्स लाइसेंस बना के दे दिया। ये होता है फ्रॉड। एक्सटॉर्शन, मनी एक्सट्रैक्टेड बाय द यूज़ ऑफ कोअर्शन। डरा धमका के ज़बरदस्ती पैसा ले लेना एक्सटॉर्शन है। जनरली देखा गया है और आरोप भी लगे हैं कि पुलिस कुछ हद तक जो छोटे मोटे शॉपकीपर्स हैं उनको एक्सटॉर्ट करती है, उनसे ज़बरदस्ती पैसे वसूलती है, या कई बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी ऐसे करते हैं साधारण लोगों के साथ। तो दे एक्सटॉर्शन मतलब दे फ्रेज देयर डिमांड्स एज ए पेमेंट फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम रियल और हाइपोथेटिकल थ्रेट्स। एक्सटॉर्शन को प्रोटेक्शन मनी भी कहते हैं कि भाई आप मुझे इतना पैसा दीजिए तो मैं आपको आने वाले ख़तरे से बचा लूँगा, या रोड के बगल में रोड के साइड में जितनी भी दुकानें हैं वो सब उठने वाली हैं, जो मुझे पैसा खिलाएगा उसकी दुकानें बच जाएंगी। तो प्रोबेबली ये है एक्सटॉर्शन। फिर छठवां है फेवरेटिज्म नेपोटिज्म, फेवरिंग अ फ्रेंड, रिलेटिव और एनीवन हु इज़ ट्रस्टेड। ये नेपोटिज्म या फेवरेटिज्म वही है भाई भतीजावाद। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को फेवर कर देना। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अगर कोई रिलेटिव है तो मैंने उसको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, अगर मैं उस पद में हूँ तो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एकदम सिंपल एग्ज़ाम्पल समझें तो मेरी कोई पार्टी है, मैं पार्टी के बाद अपने बेटे को उस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। तो ये है भाई भतीजावाद, जिसको कहते हैं नेपोटिज्म। करप्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वॉल्यूम। अब ये एक दूसरा टाइप है जहाँ पे हम लोग करप्शन को डिफ़ाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू इट्स स्केल, कि किस मैग्नीट्यूड पे करप्शन हो रहा है। ये भी टाइप ही है करप्शन का, क्योंकि सिलेबस में है टाइप्स ऑफ करप्शन तो पढ़ना ज़रूरी है। पेटी करप्शन, इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज नीड बेस्ड करप्शन। इट इन्वॉल्व्स स्मॉल ब्राइब्स टेकन बाई पब्लिक ऑफिशियल्स. It is generally takes place at implementation end of public services, or it is related to everyday transaction with government agencies. जो हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो कंपेरेटिवली छोटे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं इन पॉलिसीज़ को। इम्प्लीमेंटेशन एंड पर काफ़ी ज़्यादा झोलझाल हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार हो जाता है। जैसे एग्जांपल है क्लियरेंस एंड मूवमेंट ऑफ गुड्स। भाई कोई सामान है उसको क्लियर करना है, उसका क्लियरेंस देना है, उसमें कुछ भ्रष्टाचार कर दिए। इंस्पेक्शन है, डीलिंग विथ फाइन्स है, एट्सेट्रा। बहुत ही छोटा सा एक एग्जांपल देखें तो जब आप रोड से निकलते हैं बिना हेलमेट लगाए तो आप चालान नहीं भरते हैं और बदले में कुछ पेटी अमाउंट दे देते हैं उस पुलिस वाले को। तो ये भी एक तरीके का पेटी करप्शन ही है, जो कि नीड बेस्ड करप्शन है, जो छोटे स्केल में होता है। होता छोटे अमाउंट में है, पर इतना ज़्यादा होता है कि देश को ज़्यादा नुकसान हो रहा है पेटी करप्शन से।
ग्रैंड करप्शन इज द अब्यूज ऑफ हाई लेवल पावर दैट बेनिफिट्स द फ्यू एट द एक्सपेंस ऑफ मैनी। जनरली ये पॉलिसी मेकिंग स्टेज पे ही ये करप्शन होता है। हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर इस तरह का करप्शन होता है by the expense of many and causes serious and widespread harm to individual and society. It takes place among officers at high levels. Such type of corruption is often termed as scam. इस तरह के करप्शन को हम जनरली स्कैम बोलते हैं, जहाँ पे बहुत ही कम लोग इस करप्शन के बेनिफिशियरी होते हैं और बहुत ज़्यादा लोग को नुकसान भुगतना पड़ता है, जैसे कि आदर्श स्कैम, जैसे कि 2G स्कैम, जैसे कि कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, जैसे कि बोफोर्स स्कैम, जो जिसको हम स्कैम कहते हैं, जो बड़े लेवल का घोटाला है, जहाँ पे एक अच्छा खासा नेक्सस है पॉलिटिशियंस के बीच, इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच, हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स के बीच, उसको कहते हैं ग्रैंड करप्शन। तीसरे नंबर पे आता है सिस्टमैटिक करप्शन, ऑल्सो नोन एज एंडेमिक करप्शन। इट इज़ इनग्रेन्ड इन द वेरी फाउंडेशन ऑफ स्टेट। मतलब जो पूरा का पूरा आधारशिला है किसी भी प्रशासन तंत्र की, वही करप्ट है। जहाँ पे करप्शन एक सोशल नॉर्म है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। मोनोपोलिस्टिक अथॉरिटी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, अनब्रिडल्ड ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल एटसेट्रा आर कंसीडर्ड सोशल नॉर्म्स, नॉट एन एक्सेप्शन। यही जैसे कि मैंने बताया कि वो जो पूरा तंत्र है, जिस तरह से वो सरकार रन होती है, वही करप्ट है। फॉर एग्जांपल, ज़रूरत से ज़्यादा रेगुलेशन है, ज़रूरत से ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है, अनब्रिडल्ड ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है, बहुत सारी चीज़ें, इन्फ्लुएंसिंग ट्रेडिंग हो रही है। ठीक है, मैक्सिमम चाइना, रशिया, इनको बोला जाता है कि एक ऐसे देश हैं जहाँ पे एंडेमिक करप्शन है, जहाँ पे करप्शन उनके सिस्टम में ही है। तो ये इस तरह के 3 प्रकार के करप्शन है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स वॉल्यूम, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब करप्शन के कॉजेज़ क्या क्या हैं। पहला है, जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज यही है, सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। ह्यूज गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर करप्शन, एंड दैट्स वाई डेवलपिंग नेशन इज़ मच मोर प्रोन टू करप्शन एज़ कम्पेयर टू द डेवलप्ड वंस। जो सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है हमारे देश में, कुछ लोगों के पास बहुत कुछ है, कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। 1% लोग लगभग 90% रिसोर्सेज को कैपिटलाइज किए हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है करप्शन का। इसको ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल, एक घूस देने वाला है, एक घूस लेने वाला है, ब्राइब गिवर एंड ब्राइब टेकर। अब जो घूस देने वाला है उसको अपना काम जल्दी करवाना है, उसने ऑफ़र किया 10,000 रुपये। अब चूँकि 10,000 रुपये एक बड़ा अमाउंट है, उसके लिए जो एक छोटा अधिकारी है, छोटा कर्मचारी है, उसके लिए 10,000 बहुत बड़ा अमाउंट है। 10,000 इज़ एन अमाउंट वन अर्न्स इन अ मंथ, सो इफ द अमाउंट इज़ ऑफर्ड टू हिम एज अ ब्राइब, ही कुड नॉट इग्नोर इट, whereas फॉर अ ब्राइब गिवर इट इज़ अ पेटी अमाउंट। भाई, पैसे देने वाले के लिए 10,000 कोई बड़ी बात नहीं, पैसे जिसको मिल रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है। ऐसा कब पॉसिबल है? ऐसा तब पॉसिबल है जब इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा हो। इसीलिए डेवलपिंग नेशन या जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप डेवलप्ड इकोनॉमीज़ की तरफ जाएंगे, जितनी भी वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं, वहाँ पे करप्शन काफ़ी आपको कम मिलेगा। दूसरा इकोनॉमिक कॉज, लो सैलरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट। सीधी सी बात है, पब्लिक सर्वेंट की कम सैलरी एंड हिज इनएबिलिटी टू मीट देयर लिविंग कॉस्ट इज़ येट अनदर कॉज फॉर करप्शन। जो पे कमीशन भी आते हैं वो हर 10 साल में आते हैं। इस समय 7th पे कमीशन चल रहा है, 2016 में आया, उसके पहले 6th पे कमीशन था। तो जो पब्लिक सर्वेंट की जो सैलरी का, जिस तरह से सैलरी इंक्रीज़ होती है, वो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। जिस तरह से महंगाई का दर बढ़ रहा है, उस हिसाब से पब्लिक सर्वेंट की सैलरी जाहिर सी बात है नहीं बढ़ रही, और वो अपनी डे टू डे नीड को मीट नहीं कर पा रहे, इसलिए करप्शन होता है। ये भी एक इकोनॉमिक कॉज है। पॉलिटिकल कॉज, पॉलिटिकल करप्शन इज ऑल्सो टर्म्ड एज क्लेप्टोक्रेसी, मीनिंग रूल ऑफ थीव्स। अगर पॉलिटिक्स में करप्शन है तो इसको चोरों की सरकार या चोरों का रूल बोला जाता है। सिंस मनी इज़ रिक्वायर्ड फॉर देयर पॉलिटिकल सर्वाइवल विच कैन बी अचीव्ड बाय द वे ऑफ करप्शन। राजनीति में सर्वाइव करने के लिए, चाहे इलेक्शन करवाना हो, चाहे कंपेनिंग करवानी हो, चाहे अपना प्रचार करना हो, हर जगह पैसों की ज़रूरत है। और अब पैसे कैसे आ सकते हैं? करप्शन के थ्रू ही आ सकते हैं।
तो ये पॉलिटिकल कॉज है। लीगल कॉजेज़, 3 पिलर्स ऑफ लीगल सिस्टम। अब थोड़ा लीगल सिस्टम भी हल्का सा समझ लेते हैं। 3 हमारे आधारशिलाएँ हैं लीगल सिस्टम की। पुलिस जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, जुडिशरी जो प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, प्रिजन जो रिफॉर्मेशन सेंटर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हर साल निकालती है। ये बताती है कौन सबसे ज़्यादा करप्ट है, कौन सा देश सबसे कम करप्ट है। इसने ये बताया कि जुडिशियल करप्शन इन इंडिया इज़ एट्रीब्यूटेबल टू फैक्टर्स सच एज डिलेज इन डिस्पोजल ऑफ केसेस। भाई 10-10 साल से केसेस पेंडिंग है, तो ये एक तरीके का इम्पेडिमेंट क्रिएट नहीं करते हैं करप्शन में कि भाई अगर जल्दी से जल्दी केसेस डिस्पोज हों तो लोगों के अंदर एक इनहिबिशन आए कि भाई हम करप्शन नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। लोगों के अंदर डर ही नहीं है क्योंकि डिस्पोजल ऑफ केसेस में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, शॉर्टेज ऑफ जजेस एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स। जुडिशरी हैज़ इट्स ओन इंस्टीट्यूशनल वीकनेसेस वेयर एज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दैट इज़ पुलिस इज़ प्रोन टू पेटी करप्शन। जुडिशरी तो फिर भी प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी है, जो हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है यानी कि जो पुलिस यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वही पेटी करप्शन का बहुत ज़्यादा प्रोन है। पेटी करप्शन हम लोग देख चुके हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर जो करप्शन होता है। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो काफ़ी मतलब आसानी से भ्रष्टाचार के लिए संलिप्त है। 5वां है ब्यूरोक्रेटिक लाकूने। होल लॉट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक प्रैक्टिसेस से लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, रेड टेपिज्म, पुअर कंट्रोल, सुपरविजन एंड ऑडिटिंग ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस ऑल गिव्स वे टू करप्शन। अब सारे ब्यूरोक्रेटिक फ्लॉज हम लोग देख लेते हैं, चाहे वो इम्प्रॉपर ऑडिटिंग हो, चाहे पुअर कंट्रोल हो, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो, ट्रांसपेरेंसी का कम होना, ज़रूरत से ज़्यादा रेड टेपिज्म, ज़रूरत से ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, ये सारे ब्यूरोक्रेटिक रीज़न हैं जिससे करप्शन होता है। अब गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव हैं करप्शन को रोकने के लिए? बहुत सारे इनिशिएटिव अपनाए हैं गवर्नमेंट ने। सिर्फ गवर्नमेंट ने ही नहीं, बाकी सिविल सोसाइटी ने, बहुत सारे NGO ने एंड जो करप्शन के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में हम देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन पीनल कोड 1860, दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946, बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, लोकपाल एंड लोकायुक्त। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम सबके बारे में नहीं पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे एक PCA एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंट भी है, अमेंडमेंट भी हुआ है इसका, तो पढ़ने की ज़रूरत है। फिर बेनामी ट्रांजैक्शन, फिर हम पढ़ेंगे CVC एक्ट 2003 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये पॉलिटी का एक्चुअली पोर्शन है, पॉलिटी में भी आप लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट, ये ज़रूरी है और सिलेबस में भी गिवन है। एंड लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। इसका ये एक अलग से टॉपिक ही है, अगर आप करप्शन का यूनिट देखेंगे तो पेपर 4 एथिक्स में। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 इज़ एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड टू कॉम्बैट करप्शन इन गवर्नमेंट एजेंसीज एंड पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस इन इंडिया। तो पब्लिक सेक्टर्स में जो भी करप्शन है उनको कंटेन करने के लिए जो डेडिकेटेड लॉ है वो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 PCA। द फॉलोइंग आर द ऑफेंसेज अंडर PCA along with their punishment. टेक ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रिमनरेशन। अब इसमें ग्रेटिफिकेशन का हिंदी में मतलब होता है परितोषण, यानी किसी भी तरीके की ब्राइबरी, चाहे वो मनी के फॉर्म में हो, चाहे वो सर्विसेज के फॉर्म में हो, काइंड के फॉर्म में हो, या किसी तरीके का कोई प्रॉमिस हो। तो टेकिंग ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रिमनरेशन, अगर लीगली कुछ चीज़ें आपको मिल रही हैं, चाहे वो सैलरी हो या कोई भी चीज़ हो, किसी पैसे ही हो लेकिन अरियर के फॉर्म्स में हो, तो लीगल रिमनरेशन के अलावा जितने भी ग्रेटिफिकेशन है उसकी सज़ा है। ठीक है, टेकिंग ग्रेटिफिकेशन अदर देन लीगल रिमनरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन ऑफिशियल एक्ट एंड इफ द पब्लिक सर्वेंट इज फाउंड गिल्टी ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच शैल नॉट बी लेस देन 6 months, एक्सटेंडेबल अप टू 5 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। मिनिमम 6 महीने की, मैक्सिमम 5 साल की सज़ा हो सकती है यदि आप
गलत तरीके से धन अर्जन कर रहे हो या किसी भी तरीके का ग्रेटिफिकेशन ले रहे हो या किसी भी तरीके का फेवर ले रहे हो। टेकिंग ग्रेटिफिकेशन इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस पब्लिक सर्वेंट, यदि आप किसी पब्लिक सर्वेंट को इलीगली इन्फ्लुएंस कर रहे हो बाय करप्ट और इलीगल मीन, then you shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 3 years, extendable up to 7 years, and shall also be liable to fine. Taking gratification for exercise of personal influence with public servant, अपना पर्सनल इन्फ्लुएंस दिखा रहे हो यदि पब्लिक सर्वेंट के ऊपर और गलत काम करवा रहे हो जिससे आपको कुछ फेवर मिल रहे हैं या किसी भी तरीके का ग्रेटिफिकेशन मिल रहा है, then this very thing can attract imprisonment for a term which shall not be less than 6 months, extendable up to 5 years. चौथा पॉइंट ये है एनी पब्लिक सर्वेंट हु कमिट्स क्रिमिनल मिसकंडक्ट। यहाँ पे क्रिमिनल मिसकंडक्ट काफ़ी अच्छी तरीके से अगर आप PCA बेयर एक्ट पढ़ेंगे, जो कि ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, तो उसमें बेयर एक्ट पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि बहुत सारे एक्ट हैं करप्शन से रिलेटेड। तो उसमें क्रिमिनल मिसकंडक्ट पूरी तरीके से डिफ़ाइन है कि फॉर एग्जांपल यदि आप हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, यदि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है जो या वेल्थ है जो कि डिसप्रपोर्शनेट है आपकी इनकम से, या आप किसी को इलीगल तरीके से पेक्यूनियरी एडवांटेजेस दे रहे हैं या खुद पेक्यूनियरी एडवांटेजेस उठा रहे हैं, तो ये सारे क्रिमिनल मिसकंडक्ट होते हैं। ये पूरी तरह से डिफ़ाइन है अगर आप इसका बेयर एक्ट पढ़ेंगे तो एनी पब्लिक सर्वेंट हु कमिट्स क्रिमिनल मिसकंडक्ट शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल बी नॉट लेस देन 1 year, एक्सटेंडेबल अप टू 7 years, एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो ऐसी चीज़ों में मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 7 साल की हो सकती है। अमेंडमेंट्स, गिविंग ब्राइब इज़ अ स्पेसिफिक एंड डायरेक्ट ऑफेंस। अच्छा, इसमें 2018 में इस एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट जोड़े गए जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी तक जो ओरिजिनल एक्ट था जो 1988 में आया है उसमें कहीं भी ब्राइब वर्ड यूज़ नहीं हुआ, इसमें ग्रेटिफिकेशन वर्ड यूज़ हुआ है जो कि अपने आप में एक बड़ा अम्ब्रेला वर्ड है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ब्राइब को एज एन स्टैंड अलोन क्राइम कंसीडर किया गया अमेंडमेंट एक्ट में, जो कि 2018 में इस एक्ट में कुछ जो संशोधन हुए उसमें ब्राइब को एक स्टैंड अलोन ऑफेंस की तरह ट्रीट किया गया। दोज कन्विक्टेड ऑफ टेकिंग ब्राइब्स कैन बी इम्प्रिजन फॉर 3 to 7 years बिसाइड बीइंग फाइंड। ब्राइब लेते हुए पकड़े गए तो 3 से 7 साल की सज़ा होगी। ब्राइब गिवर्स हैव ऑल्सो बीन इंक्लूडेड इन द लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दे कैन बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अप टू 7 years, अ फाइन और बोथ। जो घूस देने वाले हैं वो तो गुनहगार हैं ही, घूस लेने वाले भी गुनहगार हैं। एंड ब्राइब गिवर्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ब्राइब देने वालों को लेजिस्लेशन में शामिल किया गया और यहाँ पे भी इनकी भी सज़ा फिक्स की गई जो उसकी 7 साल है, उसके साथ जुर्माना भी है या दोनों भी हो सकता है। इट मेक्स अ प्रोविज़न फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू कोवर्स्ड, यानी कि फोर्स टू पे अ ब्राइब। जिन लोगों को ज़बरदस्ती डरा के धमका के जिनसे पैसे एक्सटॉर्ट किए जाते हैं, जिनसे ज़बरदस्ती ब्राइब दिलवाई जाती है, उनको कहते हैं कोवर्स्ड ब्राइब गिवर्स। कि भाई आप बड़े पोस्ट में हैं, आपने किसी साधारण आदमी को डरा के धमका कर उससे पैसे एक्सटॉर्ट कर लिए, तो इस तरह के सिचुएशन में जो ब्राइब गिवर हैं, जो घूस दे रहे हैं ज़बरदस्ती, उन्हें प्रोटेक्शन दिया गया है इस अमेंडमेंट के ज़रिए। पर प्रोवाइडेड दिस मैटर इज़ टू बी रिपोर्टेड टू कंसर्न लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज विद इन अ वीक। अगर आप इस मैटर को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को सूचित करते हैं 1 हफ्ते के भीतर, तो ही आपको प्रोटेक्शन मिल सकती है। इट रीडिफाइंस क्रिमिनल मिसकंडक्ट एंड will now only cover misappropriation of property and possession of disproportionate assets. क्रिमिनल मिसकंडक्ट अगेन जो ओरिजिनल एक्ट में एक अम्ब्रेला टर्म था जो बहुत तरीके के क्राइम को कवर करता था, अब क्रिमिनल मिसकंडक्ट रिड्यूस हो गया है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पोजेशन ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स। यदि आपके पास इतनी ज़्यादा धन संपत्ति है जो आपके इनकम के डिसप्रोपोर्शनल है, तो ये क्रिमिनल मिसकंडक्ट है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी आप गलत धंधा करके, फर्जीवाड़ा करके यदि आपने संपत्ति इकट्ठी कर ली, तो ये भी क्रिमिनल मिसकंडक्ट है। ये पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लोगों का ऐसा कहना है या जो क्रिटिक्स हैं उनका ऐसा कहना है कि इस अमेंडमेंट की वजह से PCA कमज़ोर हुआ है।
साथ में इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इट प्रपोजेज अ शील्ड फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग दोज रिटायर्ड फ्रॉम प्रोसिक्यूशन बाय मेकिंग इट मैंडेटरी फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सच एज CBI to take prior approval from a competent authority before conducting an inquiry against them. जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है उनके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, चाहे वो CBI ही क्यों ना हो, जब तक वो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो कॉम्पिटिंग अथॉरिटी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन मिले, या तो हाई कोर्ट का आदेश मिले, ठीक है, या तो लोकपाल से आदेश मिले, तभी ये इन्वेस्टिगेट कर सकती है, अदरवाइज़ नहीं कर सकती. तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब तक हाँ नहीं बोलेगी तब तक कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत काम नहीं कर सकती. तो ये एक बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट है जिसने PCA को कमज़ोर किया है. इट प्रोवाइड्स पावर एंड प्रोसीजर फॉर द अटैचमेंट एंड फोर फीचर ऑफ अ करप्शन अक्यूज्ड पब्लिक सर्वेंट्स प्रॉपर्टी. अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है जो कन्विक्ट हो चुका है PCA के तहत, उसकी प्रॉपर्टी को सीज़ करने का या कॉन्फिस्केट करने का पूरा अधिकार दिया गया है. बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट, ये भी 1988 में पास हुआ. दिस एक्ट्स डील विद द प्रॉपर्टी परचेज बाय अ पर्सन ऑन द नेम ऑफ सम अदर. द पर्सन ऑन whom नेम प्रॉपर्टी इज परचेज इज कॉल्ड बेनामदार एंड प्रॉपर्टी सो परचेज इज कॉल्ड बेनामी प्रॉपर्टी. अगर मैं कोई एक प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ किसी और के नाम पर, तो उसको बेनामी प्रॉपर्टी कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने प्रॉपर्टी खरीदी किसी ऐसे इंसान के नाम पर जो जीवित भी नहीं है, और फिनेंशियर उसका मैं हूँ, मतलब पैसा लगाने वाला मैं हूँ, नाम किसी और का है. ऐसी प्रॉपर्टी को बेनामी प्रॉपर्टी कहते हैं, और जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी उसको बेनामदार कहते हैं. इसके पीछे एम क्या है? टू रूट अनअकाउंटेड मनी बैक इनटू द सिस्टम. जाहिर सी बात है, अगर मैं कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ तो मेरा एम है मैं ब्लैक मनी के थ्रू ही खरीद रहा हूँगा. तो इस प्रॉपर्टी को सीज़ किया जाए और ब्लैक मनी को वापस सिस्टम में भेजा जाए, इस सिस्टम से निकाला जाए. तो ये इसका मेन एम है. इसका पीनल प्रोविज़न क्या है? प्रॉपर्टीज़ हेल्ड बेनामी आर लायबल फॉर कॉन्फिस्केशन बाय गवर्नमेंट विदाउट कॉम्पनसेशन. इन प्रॉपर्टीज़ को कॉन्फिस्केट किया जाता है और जाहिर सी बात है कोई कंपनसेशन नहीं मिलता है. पर्सन इंडल्ज इन बेनामी ट्रांजैक्शन में फेस अप टू 7 years इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन. अगर बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट के अंदर आप अभियुक्त हुए तो 7 साल की सज़ा है और फाइन भी है. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003. CVC is the main body for preventing corruption, came into existence in 1964. Its establishment was recommended by Santhanam Committee. ये 1964 में CVC एग्जिस्टेंस में आया. मेन कारण ये था, प्रिवेंशन को रोकने के लिए एक संस्था चाहिए थी. ये संथनम कमेटी के रिपोर्ट की वजह से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एग्जिस्टेंस में आया. जब शुरुआत में CVC बना तो ये ना तो स्टेचुटरी बॉडी थी, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. अब स्टेचुटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है, इसका ये आप डिटेल में इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे. अभी बस ये समझ लीजिए कि वो बॉडी जो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की वजह से सामने आई, उसको स्टेचुटरी बॉडी कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे लोकपाल और लोकायुक्त की बात कर लें तो एक लोकपाल एक्ट था जो 2013 में पास हुआ. उसकी वजह से एक पूरी की पूरी बॉडी इस्टेब्लिश हुई जिसको लोकपाल कहते हैं, स्टेट में लोकायुक्त कहते हैं. तो ये हो गई एक स्टेचुटरी बॉडी. तो 2003 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को स्टेचुटरी स्टेटस प्राप्त हो गया. इसका मेन काम क्या है? टू इंक्वायर और कॉज एन इंक्वायरी टू बी कंडक्टेड ऑन अ रेफरेंस मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अगेंस्ट अ पब्लिक सर्वेंट हु हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट. यदि कोई पब्लिक सर्वेंट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत अभियुक्त है तो उस पर इंक्वायरी करने का ज़िम्मा CVC का है. पर इसमें एक कैच और है कि CVC के पास नो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ इट्स ओन. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सिर्फ सुपरवाइजरी बॉडी है, इसके पास अपनी कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है. तो CVC टोटली डिपेंड्स ऑन CBI फॉर इन्वेस्टिगेशन. तो CVC जो है पूरी तरीके से डिपेंडेंट है किसके ऊपर? CBI के ऊपर. भाई CVC जो है इंक्वायरी का आदेश दे सकती है, खुद इंक्वायरी कर नहीं सकती. इसकी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है CBI, और CBI किसके अंडर आती है? सरकार के अंडर. और CVC जो है इंडिपेंडेंट बॉडी है. तो इस तरीके से CVC में कुछ कमियां हैं. डिटेल में आप CVC का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, कौन मेंबर होते हैं, उनकी सैलरी क्या होती है, ये तो आप इंडियन पॉलिटी में पढ़ेंगे. अभी पेपर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना जानना बहुत ज़रूरी है.
विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014, इसका ओरिजिनल नेम था विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2011, पर इसको ये 2014 में पास हुआ तो इसको रीनेम किया गया। विसल ब्लोअर का मतलब होता है मुखबिर। तो पहले विसल ब्लोइंग की डेफिनेशन जान लेते हैं। विसल ब्लोइंग इज़ एन एक्ट ऑफ डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन बाय एन एम्प्लॉय और एनी कंसर्न स्टेक होल्डर अबाउट एन इलीगल और अनएथिकल कंडक्ट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई इलीगल कंडक्ट हो रहा है या किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है और कोई उस इलीगल कंडक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो इसको विसल ब्लोइंग कहते हैं, सिंपल। This act establishes a mechanism to receive complaint related to disclosure of allegation of corruption against a public servant and to inquire or cause an inquiry into such enclosure। यदि मेरे ऑफिस में किसी भी तरीके का करप्शन हो रहा है तो मैं आवाज़ उठाऊंगा, कहाँ जाके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराऊंगा, कौन लॉज करेगा मेरी कंप्लेंट। तो ये एक्ट क्या करता है कि पूरा का पूरा एक मैकेनिज़्म बनाता है जहाँ पे अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन जो है या कोई भी आपके आरोप जो करप्शन के अगेंस्ट हैं उनको आपने उजागर किया, उनको दर्ज करवाया, तो ना केवल उन कंप्लेंट्स को दर्ज किया जाए बल्कि उनकी इंक्वायरी भी हो। ये एक्ट इस तरह का एक पूरा मैकेनिज़्म इस्टेब्लिश करता है। दिस एक्ट प्रोवाइड्स एडिक्वेट सेफ गार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ पर्सन मेकिंग सच कंप्लेंट्स। बहुत बार देखा गया है कि जो मुखबिर होते हैं उन्हें डराया धमकाया जाता है और कई बार मार भी दिया जाता है, जान से मार दिया जाता है, जैसे एक बहुत फेमस IAS ऑफिसर सत्येंद्र दुबे के साथ हुआ। हालांकि उसके बाद ही ये विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट आया था, कभी इसके बारे में पढ़िएगा। तो अगर जो मुखबिर हैं जो करप्शन के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं वो लोग विक्टिमाइज ना हो, उसके लिए भी एडिक्वेट प्रोटेक्शन इसमें दिए गए हैं। हाउएवर कंप्लेंट्स मस्ट नॉट बी एनोनिमस एंड आइडेंटिटी ऑफ कंप्लेनेंट मस्ट बी केप्ट हिडन। हालांकि जो भी करप्शन के अगेंस्ट आप आवाज़ उठा रहे हैं, जिस भी पब्लिक ऑफिस में कोई लीगल चीज़ें हो रही हैं, मिसयूज़ ऑफ पावर हो रहा है, तो आपकी कंप्लेंट एनोनिमस नहीं होना चाहिए। आपको अपना नाम रजिस्टर कराना पड़ेगा किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास। वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या तो स्टेट विजिलेंस कमीशन होगा या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होगा, पर आपका नाम पहचान हिडन रखा जाएगा। वैसे बता दूं, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक इनैक्ट नहीं हुआ है। इसको अमेंड किया गया था 2015 में, एक अमेंडमेंट बिल लाया गया था, इसमें कुछ सुधार किए गए थे। वो 2019 तक राज्यसभा में पड़ा रहा। 2019 में इलेक्शन हो गए, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, बिल भी चला गया। तो अभी तक विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट अभी एग्जिस्टेंस में आया नहीं है अभी तक, लेकिन ठीक है, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, बहुत ही फेमस एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। अंडर RTI एक्ट पब्लिक अथॉरिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू मेक डिस्क्लोजर्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर। किसी भी पब्लिक ऑफिस में ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। कोई अधिकारी के एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन ये पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। तो ये RTI एक्ट भी वही बात करता है जो कि ये ऑर्डर करता है अथॉरिटीज़ को कि टू मेक डिस्क्लोजर्स ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ देयर फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर। उनके ऑफिस में क्या काम हो रहा है, क्या फंक्शन हो रहा है, क्या स्ट्रक्चर है ऑफिस का, उसको पब्लिक डोमेन में रखें, पब्लिक के साथ शेयर करें। दिस इंक्लूड्स डिस्क्लोजर ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ इट्स ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज़। अधिकारी के क्या पावर हैं, क्या वो जो भी काम कर रहा है वो न्याय संवत है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप पब्लिक डोमेन में रखें। और फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन, उस ऑफिस में कितना पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सारी बातें पब्लिक के सामने होनी चाहिए। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे रीज़न है कि ट्रांसपेरेंसी लाना, टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी, टू कंटेन करप्शन। सब कुछ पब्लिक डोमेन में होगा, सारी चीज़ें बंद पर्दे में नहीं चल रही हैं तो करप्शन के चांसेस भी कम होंगे। टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, अधिकारियों की पब्लिक के प्रति अकाउंटेबिलिटी, एंड एट द सेम टाइम एम्पावरिंग सिटीज़न। ये एक सिटीज़न सेंट्रिक अप्रोच है जो सिटीज़न को ना केवल अवेयर करता है बल्कि एम्पावर भी करता है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के पीछे ये 3 मंशाएं हैं। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, पब्लिक अथॉरिटीज़। अंडर RTI एक्ट पब्लिक अथॉरिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू मेक डिस्क्लोजर्स। सो व्हाट आर दीज पब्लिक अथॉरिटीज़? कौन है ये पब्लिक अथॉरिटीज़? तो उनके बारे में जानते हैं। द पब्लिक अथॉरिटी मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। कोई भी सेल्फ गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिश की गई हो, या तो संविधान के अंदर या तो स्टेचुटरी बॉडी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट का एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़िला पंचायत, ये एक सेल्फ गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, ये भी RTI के अंतर्गत आती है।
अब इट इंक्लूड्स मिनिस्ट्रीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड रेगुलेटर्स। जितने भी मंत्रालय हैं, जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं और जो रेगुलेटर्स हैं, फॉर एग्जांपल आरबीआई, सेबी, they all come under the ambit of RTI. It also includes any entities owned, controlled or substantially financed and non-governmental organizations substantially financed directly or indirectly by funds provided by the government. सारे NGO जो गवर्नमेंट के द्वारा फिनेंस हो रहे हैं वो सब RTI के अंतर्गत आते हैं, प्लस वो सारी एंटिटीज़ विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड फिनेंस्ड बाई गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें RTI के एम्बिट में आती हैं। तो RTI एक्ट एम्पावर्स चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन इज़ हेडेड बाय चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये RTI एक्ट ने एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन को इस्टेब्लिश किया एंड इट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी इन द कंट्री टू मैंडेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। लोगों को रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिले, इसके लिए चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन बना है। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन ने मैंडेट किया कि हर ऑफिस में एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO होगा जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक को प्रोवाइड कराएगा। इट ऑल्सो एम्पावर्स द कमीशन टू फाइन द ऑफिशियल्स हु डू नॉट फॉलो द मैंडेट टू मेक देम अकाउंटेबल। और ये कमीशन जो है उन अधिकारियों पे फाइन भी लगा सकता है जो इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं कर रहे हैं। भाई गवर्नमेंट ऑफिस कैसे चल रहा है, वहाँ पे कितने का टेंडर आया, वहाँ की फंक्शनिंग क्या है, वहाँ पे कितना फंड्स एलोकेट हुए, कहाँ कहाँ फंड्स जा रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। नहीं होगी तो उन अधिकारियों के ऊपर जो ऑफिस होल्डर हैं उनके ऊपर फ़ाइन लगेगा। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए गए 2019 में, ज़रूरी है। एज़ पर द RTI एक्ट 2005 द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल विल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के पास पहले सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर था, 5 साल वो मिनिमम ऑफिस होल्ड कर सकता है। द अमेंडेड एक्ट रिमूव्स दिस प्रोविजन एंड स्टेट्स दैट द यूनियन गवर्नमेंट विल नोटिफाई द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर CIC एंड ICs। ICs मतलब इंफॉर्मेशन कमिश्नर, CIC मतलब चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अब एक्ट को हल्का सा अमेंड कर दिया गया, अब उनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, उनका टेन्योर इज़ डिसाइडेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे भी गवर्नमेंट ने इंटरफेयर किया। द RTI एक्ट 2005 स्टेट्स that the salary for CIC and IC will be equivalent to the salary paid to chief election commissioner and election commissioners respectively। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं, इनको जितनी सैलरी मिलती है उतनी ही CIC एंड ICs को मिलेगी। ठीक है, अब अमेंडमेंट हुआ। द अमेंडेड एक्ट रिमूव्स दिस प्रोविजन एंड स्टेट्स दैट salaries, allowances and other terms and condition of services of the central and state CIC and ICs will be determined by the central government। अब इसमें अमेंडमेंट हुआ। अभी तक तो इनके पास इनकी सैलरी भी फिक्स थी, इनके टेन्योर भी फिक्स था। अब ना तो इनकी सैलरी फिक्स है और ना ही इनका टेन्योर फिक्स है। इनको कितनी सैलरी मिलेगी ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो ऐसा बोला जा रहा है कि RTI को भी कमज़ोर बनाया जा रहा है। अभी तक तो टेन्योर भी फिक्स नहीं है, तो इसमें गवर्नमेंट अपने हिसाब से कुछ इंटरफेरेंस कर सकती है अगर करना चाहे तो फ्रेंड्स ये था करप्शन का पार्ट 1। अभी पार्ट 2 में हम लोग लोकायुक्त पढ़ेंगे, लोकपाल पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल में। लोकपाल और CVC और लोकपाल और CBI में इन सब में क्या रिलेशन है वो जानेंगे। रोल ऑफ मीडिया क्या है, सिविल सोसाइटी क्या है, किस तरीके से करप्शन को कर्ब किया जा सकता है, इनका क्या रोल है करप्शन को कर्ब करने में, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। इसका सेकंड पार्ट जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।